भारत देश कृषि प्रधान देश है और इसमें सभी कृषि वैज्ञानिक हो या अधिकारी हो या कोई भी किसान हो, सबकी यही भावना रहती है कि हमारा भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बने, जो पूरे विश्व में एक आर्थिक रूप से शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत देश चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो मक्का के क्षेत्र में हो, गेहूं के क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी उत्पादन के क्षेत्र में हो, सभी में कृषि वैज्ञानिक दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं। सरकार लक्ष्य रख रही है 2024 का, 2027 का, 2047 का, नई नई योजनाएं बन रही हैं और कई कृषि क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत देश का नाम हो रहा है। हमारे साथ में गौतम जी सर हैं। आप बताएं किस रूप में यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है और क्या उपलब्धि कृषि क्षेत्र में भारत को मिल रही है, जिस रूप में स्वामीनाथन जी को विशेष करके एक भारत रत्न दिया गया है। कृषि क्षेत्र में पूरी खुशियों का माहौल बना और होली आ रही है। होली के विभिन्न रंग होते हैं, लेकिन हरा रंग कृषि का ऐसा है कि जो सबको हरा ही हरा कर देता है। जी, कितनी खुशी इस बात पे है। जी, जैसे आप जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय में यहाँ पर 3 दिन का एक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें स्थायी विकास के ऊपर चर्चा हो रही है। और ये एक सोसाइटी है, मोबालाइजेशन सोसाइटी और उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय, ये मिलकर के दोनों इस सम्मेलन को कर रहे हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर वैज्ञानिक और छात्र यहाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें जो मुद्दा इसलिए ये है कि वर्तमान में स्थिति की क्या स्थिति है, इसको एक स्थायित्व लाने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने हैं। ये भी बताना चाहता हूँ कि कृषि में भारत ने एक विशेष स्थान अर्जित किया है और उसके माध्यम से हम लोगों को एक आत्मनिर्भरता कृषि में आई है। और आत्मनिर्भरता ही नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों का निर्यात, कृषि के आधारित चीज़ों का निर्यात करते हैं। तो हमें प्रयास करना है कि हमारी जो कृषि के उत्पादन के साथ साथ हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको भी हम साथ में कंजर्व करते जाएं, उनका भी संरक्षण करें। और क्लाइमेट चेंज से आई हुई जो हमें पूरे संसार को जो एक संकट आया है, उन चुनौतियों को भी हम सामना करें। और ये संभव हो सकता है कि हम सब तरह की टेक्नोलॉजीज़ को देखें, परखें और एक समग्र तरीके से उनको समग्र विकास में प्रयोग करें। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान है, रोबोटिक्स का योगदान होगा, ड्रोन्स का योगदान होगा। पुरानी जो हमारी पद्धतियां हैं, जो हमारी फूड की व्यवस्था है, जिसको हम फूड सिस्टम कहते हैं, उनको सुदृढ़ करना होगा। और हमें सोसाइटी को मोबिलाइज़ करना होगा कि हम ऐसे भोजन की तरफ जाएं जो हमें ज़्यादा पौष्टिक तत्व दे सकें। जैसे मिलेट्स के ऊपर पिछले साल आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष था और उसके तत्वाधान में बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो हम ऐसी फसलों के ऊपर भी जोर दें। कहने का मकसद है कि हमें कृषि में सर्वांगीण विकास की तरफ जाना है और इसमें सभी तरह की विधाएं, सभी तरह की जो हमारे पास सुविधाएं हैं, जिसमें चाहे प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो, हाईटेक हो, चाहे नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, रीजनरेटिव फार्मिंग है, सबका सम्मिश्रण करके जो चीज़ जहाँ उचित हो सकती है उसकी तरफ ध्यान बढ़ाएं। साथ में ज़रूरी है कि किसान को लाभ हो। किसान खेती में तभी उसमें रुझान रहेगा यदि उसको लाभप्रद कीमतें मिलेंगी। इसके लिए भी मिल बैठ करके इस चीज़ को, एक कृषि को एक लाभदायक विषय बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि सर तरह की व्यवस्थाओं को देखें। सरकार के कई कार्यक्रम हैं जिनसे इस स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहे हैं, होंगे भी। और आशा है कि जिस तरह का जो लक्ष्य रखा है कि भारत को 2047 में जब हम अमृतकाल में होंगे तो उस वक्त हम लोगों को एक डेवलप वर्ल्ड का सबसे ताकतवर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री के रूप में अपने को लाना है। हम इस वक्त 3रे पायदान पे हैं। हमें 27 तक ये है कि 5वें पायदान तक पहुंचना है और 47 में हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे संसार में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेंगे। और ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि जिस तरह से सर्वांगीण विकास की तरफ, जिस तरह से सरकार सबका विकास, सबका साथ की बात कर रही है, ये सभी चीज़ें एक लक्ष्य निर्धारित हो गया कि हमने इस तरह से देश को आगे ले जाना है। सम्मान के साथ सभी जितने समाज के वर्ग हैं उनको सम्मान के साथ आगे बढ़ाते हुए खेती को और खेती से संबंधित सभी विधाओं को, इसमें इंडस्ट्री का भी रोल है, मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है। कैसे तरह से हम
एफपीओ को ज़्यादा सुदृढ़ करें, किस तरह से कम्युनिटी को मोबिलाइज करें कि हम इन संसाधनों को सुरक्षित करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें और वैज्ञानिक तरीकों से खेती को करने में ज़्यादा अपना योगदान करें। लेकिन सब जितना कृषि वैज्ञानिक को इतना कुछ कर रहे हैं, सरकार इतना कुछ कर रही है, देश भर में किसान आंदोलन की राह पे है, क्या इसका हल हो सकता है आपके हिसाब से? सभी चीज़ों का हल है जी। और इसमें मिल बैठ कर बात चली हुई है। जी। तो ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल नहीं होता है? दो देशों के बीच में युद्ध भी होता है, हम तो गत्वा सुमेध भी समझौता है, ये तो वो स्थिति है ही नहीं। किसान भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, जनमानस भी जानता है कि लाभप्रद चीज़ मिलनी चाहिए। उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं संभव हो सकती हैं, जो चीज़ें संभव हो सकती हैं वो अवश्य होंगी। ये कोई स्थायी चीज़ें थोड़ा भी है, ये अस्थायी ऐसी बातें आती हैं और शीघ्र अतिशीघ्र ये भी समस्याएं हल होंगी। हमारे साथ में कुलपति जी हैं अजीत कुमार जी कर्नाटका साहब, आप बताएं जिस रूप में ये सम्मेलन हो रहा है, क्या लाभ मिलेगा एक नए विद्यार्थियों को और वैज्ञानिकों को और कृषि के क्षेत्र में जो अनुसंधान कर रहे हैं उनको? देखिए, ये 3 दिवसीय जो सम्मेलन हो रहा है जी। ये कृषि में कैसे स्थिरता लाई जाए और कृषि में कैसे विकास किया जाए, कृषि में किस तरह नवाचार किया जाए और कृषि में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से किसानों की आय आगे बढ़ाई जाए और किस तरह से हम लोग किसान को एक बहुत सम्मानित जीवन दे सकें, इस पर ये 3 दिवसीय बैठक होने वाली है और हो रही है, आज प्रारंभ हो चुकी है। और इसमें हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच में एक बहुत बड़े कृषि के वैज्ञानिक जो कि नेशनल लेवल की कई अथॉरिटीज़ के चेयरमैन रह चुके हैं और डीडीजी क्रॉप्स रह चुके हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में, पन्नगर के 2 बार कुलपति रह चुके हैं और जिन्होंने पूरा जीवन अपना कृषि और कृषि दर्शन को दिया है। तो ऐसे व्यक्ति हमारे पास मौजूद हैं और अभी आपने उनसे इंटरव्यू लिया, उन्होंने सभी बातें बड़ी डिटेल से आपको बताई हैं। मैं आज इस अवसर पर परम आदरणीय डॉक्टर पीएल गौतम साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं विश्वविद्यालय की ओर से कि वो यहाँ पधारे और यहाँ पर जो भी हमारे नए कृषि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं उनको उन्होंने अपना एक प्रवचन दे करके उनको उस तरफ मोड़ा कि देश के लिए वो कुछ कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिलों की नगरी उदयपुर में कृषि पर एक विशेष रूप से सम्मेलन हो रहा है और शर्मा जी हमारे साथ में हैं। विशेष यहाँ पर जो प्रतिनिधि आए हैं, पूरे देश भर से प्रतिनिधि आए हैं, क्या विषय है और क्या लाभ होगा उन सभी प्रतिनिधियों को और विशेष करके देश के किसानों को किस तरह से नवाचार मिलेगा? जी सर। इसमें देखिए, ये जो सोसाइटी फॉर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है उसका ये 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन है और हर सम्मेलन में हम एक विषय लेके चलते हैं। जो अभी विषय है वो ये है कि फ्यूचर एग्रीकल्चर कैसी होगी, उसको उस पर विचार करना, क्योंकि जो चैलेंजेज हैं, ज़मीन कम हो रही है, पानी हमारे पास में है नहीं, खेती में जो लोग किसान जाना नहीं चाहते, तो उसमें किस तरह की खेती हम फ्यूचर में करेंगे, किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, इस पर चिंतन होगा। यहाँ करीब 18 राज्यों से और 1-2 बाहर के कंट्रीज हैं, वहाँ से भी लोग आए हैं, करीब 350 इसमें जो है। और खुशी की बात यह है कि इसमें छात्रों की और विशेषकर जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं यूनिवर्सिटीज में एमएससी पीएचडी, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे चर्चा होगी और हमको उम्मीद है, क्योंकि ये यूथ है, इस मैसेज को लेके आगे जाएगा। अब इसमें कैसे किसानों की आमदनी बढ़े, कैसे खेती में रोजगार बढ़े और कैसे किसानों का आत्मसम्मान बढ़े, इसमें हमें प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, इन पर चर्चा होगी। और जो न्यू टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, वर्टिकल फार्मिंग है, इस तरह के विषय पे भी चर्चा होगी। और हम चाहते हैं कि इसके कार्यक्रम के बाद में एक उदयपुर डिक्लेरेशन हो, उसमें यहाँ की जो समग्र खेती है उस पर किस तरह का इंटरफेरेंस या किस तरह की रिकमेंडेशन या किस तरह के सजेशन इसके उद्धार के लिए कह सकते हैं। और ये भी बात हुई कि आने वाले समय में किस तरह से हम यूनिवर्सिटी के साथ में या यहाँ की जो सोशल संस्थाएं हैं उनके साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे हमें किसानों का जो भी भला कर सकते हैं। और यहाँ जो रिकमेंडेशन होंगे सिर्फ उदयपुर के लिए नहीं, देश के पूरे राज्यों से यहाँ आए हुए, विदेश से भी आए हैं, उनका भी चर्चा होगी और हम एक उदयपुर डिक्लेरेशन करेंगे। और मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। थैंक यू। आए हैं जी। मुझे लगता है आज के समय में सस्टेनेबल कल्टीवेशन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण का जितना विनाश हो रहा है, आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे और पोर्ट्स ना होके, मैं मानता हूँ हमारा शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, ये सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। और इसलिए आज कृषि को धारणक्षम बनाने के लिए मुझे लगता है केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग की बजाय हम जो है प्राकृतिक कृषि की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यह जो है हम मतलब जो है आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी समस्याएं आ रही है, वे समस्याएं यहाँ से हल होंगी। नहीं, फाउंडर लाइफ मेंबर हूँ
सर के साथ में, और सर ने हमें पढ़ाया है। मैं विंटर स्कूल के लिए ICR में था, और मैं डॉक्टर रविंद्र मर्दाने, एक्सटेंशन एजुकेशन साइंटिस्ट फ्रॉम कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली, महाराष्ट्र से। विशेष करके यहाँ पे राष्ट्रीय डायरेक्टर बताइए। नमस्कार। मैं तो मोबिलाइजेशन का एक सदस्य हूँ, और मैं मोबिलाइजेशन के करीब सारे जो सेमिनार्स हैं, नेशनल सेमिनार, उनमें पार्टिसिपेट किया है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मल्टीडिसिप्लिनरी प्लेटफॉर्म है, और सारे डिसिप्लिन के जो एक मेल बंधन है और उससे जो निचोड़ निकलता है, वो हम हमेशा, हमारे जो आज के मुख्य अतिथि ने भी कहा है कि एक रिकमेंडेशन के रूप में पॉलिसी गाइडलाइन, तो हर बार हमारे एक सेमिनार के बाद एक पॉलिसी गाइडलाइन, एक डिक्लेरेशन हम जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उनको सबमिट करते हैं। और ऐसे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर JP शर्मा सर, उनके मार्गदर्शन में कई ऐसे रिकमेंडेशंस जो है वो राष्ट्रीय कृषि नीति का में शामिल किया गया है। तो ये एक सोसाइटी का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है, हम चाहेंगे इसको और आगे ले जाएं। नमस्कार, मेरा नाम विनेश है। मैं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती हूँ। मैं कश्मीर में रहती हूँ, और मैं आज ये नेशनल सेमिनार, जो 11th नेशनल सेमिनार है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का, वो यहाँ अटेंड करने आई हूँ उदयपुर में। सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे इस वाले थीम की लगी, इट्स फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम कैसे अपनी प्रोडक्शन को सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले सकते हैं, कैसे, जैसे हमने अभी इनॉग्रेशन सेशन में JP सर है, उन्होंने बोला कि कैसे हम वैल्यू एडिशन को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ब्रांडिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी चीज़ों की। तो ये सब मुझे लगता है बहुत ज़रूरी टॉपिक्स है एज फार एज आवर क्लाइमेट चेंज इज़ कंसर्न। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेमिनार है समझ सकते। थैंक यू। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, मेरा ये ख्याल है कि हमें वैल्यू एडिशन पे ही काम करना है। हमारा जैसे प्रोडक्ट है, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जो स्कीम आई थी PM श्री नरेंद्र मोदी ने जो लाई थी, तो उसके अंडर भी हम वैल्यू एडिशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो कश्मीर है उसमें वो सेब के लिए बहुत ही फेमस है, तो हम उस सेब को उसकी ब्रांडिंग करके, उसकी वैल्यू एडिशन करके हम उसको कितने और प्रोडक्ट्स में, फॉर एग्जांपल जैम्स, प्रिजर्व्स, वो एप्पल चिप्स जो आजकल नया चल रहा है, तो उसको हम कैसे वो इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे मुझे लगता है फोकस है। सैफरॉन भी का सेम है, हम सैफरॉन सिर्फ एज केसर नहीं बेच सकते, हम उसका वो पाउडर भी आता है या एज कलरिंग एजेंट, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें बना सकते हैं वैल्यू एडिशन के बाद। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ना कि प्रोडक्शन ही जितना, बट प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होता है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मेरा नाम चंचल है। मैं स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी की PhD स्कॉलर स्टूडेंट हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। हिमाचल में तो मोस्टली जो है वो फ्रूट्स पे फोकस रहता है, जैसे कि एप्पल सुना होगा, और जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ वहाँ पे टोमेटो कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे, जैसे कि मैं बल वैली से हूँ, वहाँ पे टोमेटो की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है। और सॉरी सर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा यही है कि एग्रीकल्चर को जैसे अब फोकस बनाया गया है, जैसे कि क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने दी है। फार्मर को वो जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया हुआ है, लेकिन फार्मर्स फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, बिकॉज उनको उतना शायद फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जैसे जितना वो हार्डवर्क करते हैं उतने उनको उस हार्डवर्क का पे बैक नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है उनको थोड़ा और बूस्टअप करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर पर और ज़्यादा फोकस करने का नेसेसरी है, ज़रूरत है इस चीज़ में। और फार्मर्स को, उनको जैसे है वैल्यू एडिशन पे जैसे ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो वही उनको भी करना चाहिए। वैल्यू एडिशन पे उनको ज़्यादा स्कीम्स प्रोवाइड करना चाहिए फार्मर्स को। और शायद ग्राउंड लेवल जो वो बोलते हैं और जो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ग्राउंड लेवल पे उतना उनको शायद बेनिफिट नहीं मिलता जितना पेपर वर्क दिखाया जाता है। सो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो कुछ स्कीम लेके आ रहे हैं तो उसको ग्राउंड लेवल पर भी देखा जाए कि उनको फार्मर्स को वो बेनिफिट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। सो दैट्स माई पॉइंट। Hello, I am Grace Chiru from Manipur. I haven't visited Rajasthan yet, but this is my first time visiting Rajasthan, especially in Udaipur. I love this place. Yesterday I reached this place and I explored some places like City Palace and this seminar. And then I'm so happy to come and witness this seminar. And morning session, that inauguration session, it was so good and it was very inspiring and very innovative. So I'm thankful to be a part of this program, and I am hoping more to learn and to interact more with the experts. So thank you. मेरा नाम कविता भट्ट है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र में विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पर अभी हूँ। और मेरी जो पोस्टिंग है वो सहारनपुर में है, जो कि यूपी में आता है। तो यूपी के किसान जो है मेनली शुगर केन यानी कि गन्ना और गेहूं और धान की फसल में वो लोग मेनली काम करते हैं। और इसमें इन लोगों ने, अगर हम उसे कैश क्रॉप की तरह इसको देखा जाता है, तो अगर मैं बात करूँ कि जो अभी उन्नति तो हो ही रही है, सारे फार्मर्स FPO बना रहे हैं, महिलाएँ SHG बना रही है और इसके थ्रू कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वो मार्केट में ला रहे हैं। अगर हम बात करें कि और इसमें क्या प्रोग्रेस
हो सकती है, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि जो किसान हैं वो एकजुट होएं और FPO अपने बनाएं और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका फ़ायदा उठाएं। मेनली जो गन्ने के जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मार्केट में लाने की कोशिश करें। और सरकार से ये है कि जो किसान हैं उनको थोड़ा सा जो मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग्स होती हैं या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड जो स्किल डेवलपमेंट होता है कि मार्केट में उन्हें कैसे अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो किसान बहुत अच्छा उगा रहे हैं। आज की तारीख में हम अगर हम वर्ल्ड में अपनी पोजीशन की बात करें तो कई फसलों में हम पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे हैं, पर अब ज़रूरत है कि प्रोसेस्ड और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में लाएं और अपने किसान को एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनको सिखाएं कि कैसे हम अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी करके अब मार्केट में अपना अच्छा एक स्थान बना सकते। मेरा नाम डॉक्टर M दीपा देवी, मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सी इम्फाल से हूँ। मणिपुर का फार्मर्स का मेजर प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर अभी भी मोस्टली रेनफेड है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ ठीक से नहीं होती। ठीक से क्या मीन्स मोस्टली एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिलती ही नहीं है। तो इसलिए जब मानसून का रेनफॉल का टाइमिंग चेंज हो जाता है या फिर कम रेन पड़ जाती है तब यील्ड में बहुत फर्क पड़ता है, यील्ड बहुत कम हो जाता है। इसलिए अगर गवर्नमेंट के साइड से इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए तो इससे बहुत सा फ़ायदा होगा फार्मर्स को। किस तरह की फैसिलिटी चाहिए आपको? इरिगेशन फैसिलिटीज़ एकदम भी नहीं है, अभी हम बेसिक से ही शुरू कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल कुछ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पहले उसको इरिगेटेड लैंड बना सकते हैं, उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज कैनल हो या फिर ड्रिप हो, कुछ भी वो प्रोवाइड पहले करें। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी नहीं है इरिगेशन का, वो अगर उसमें ध्यान दे तो फ़ायदा होगा। Yeah, my name is Anu. I'm from Kerala. Actually, normally in Kerala, the farmers are having a problem of land. Actually, land fragmentation is there. So, more of a cluster-based approach where more farmers can include, so that the mechanization will be possible there. I think that will help the farmers there. आज के सेशन में हमारे मुख्य अतिथि देश के ख्यातिनाम कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर PL गौतम साहब आए हैं और आप जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि वह कुलाधिपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार के। और इन्होंने देश के जो उस काल का जो मूर्त रूप जेनेटिक डेवलपमेंट का काम किया है, जब हमने गेहूं की कृषि के क्षेत्र में जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के अग्रसर वैज्ञानिक रहे हैं, तो आज के जो प्रोग्राम हमारा 3 दिवसीय रहा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है कि हम कैसे परिवर्तनशील कृषि को स्थायी सतत कृषि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और कैसे हम कृषि के जो प्रॉफिट मोटिवेटेड कल्टीवेशन पे आधारित से जिससे कि जैव विविधता में कमी आई है और हमारे रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए सोच बनी है, तो हम अपने संसाधनों का कैसे संचय कर सकें, प्राकृतिक संसाधनों को कैसे बचा सकें और हमारे जैव विविधता को बढ़ा सकें, यह एक मुख्य सोच रही है इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हमारे ख्यातिनाम PL गौतम साहब थे, साथ में BP शर्मा साहब थे जो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हैं, साथ में हमारे पास अनंत जैन साहब थे आज, और इन सबके साथ में जो JP शर्मा साहब जो इसके अध्यक्ष हैं इस समिति के, वह भी हैं। और इन सभी के साथ में आज जो हमारे एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है वो देश के विभिन्न प्रांतों से आए जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो करीबन 350 साढ़े 300 के आसपास हमारे कृषि वैज्ञानिक विभिन्न राज्यों से यहाँ आए हैं और वह अगले 3 दिनों में इस रूपरेखा को अपने कार्य को रूपरेखा देंगे और एक राष्ट्रीय हित कृषि हित में एक जानकारी साझा करेंगे कि अगले जो अपना विकसित भारत के लिए जो 2047 का प्रधानमंत्री की जो सोच है उसे हम कैसे विकसित भारत के रूप में इस देश के राष्ट्र को अग्रणी पंक्ति में ले जा सकते हैं। जी बताएं। इस सम्मेलन में मैं डॉक्टर अरविंद सिंह हेड हूँ कृषि विज्ञान केंद्र संत कबीर नगर आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या। सबसे बड़ी जो आई है कि एग्रीकल्चर में जो ये एग्रीकल्चर का मोबिलाइजेशन हो रहा है, ये मोबिलाइजेशन सही तरीके से कैसे 2000 जो भारत सरकार का एजेंडा है कि इनकम को किसान की 2-3 गुनी की जाए और लागत को कम की जाए, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेमिनार आयोजित किया गया है और जिसपे बड़े बड़े जो वैज्ञानिकों ने जो मुख्य अतिथि ने सब लोगों ने दिया है, उनका जो उद्देश्य था कि 1947 तक भारत को आत्मनिर्भर के साथ साथ भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए ग्रेन्स भी पैदा करना है। जैसे तिलहन और दलहन में अभी हम पीछे हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम नहीं कर पा रहे हैं, तो तिलहन और दलहन के लिए अच्छी वैरायटी अच्छी टेक्नोलॉजी ला करके और सीरियल्स में भी अच्छी प्रजातियों को ला करके हम लोग ये आज इसी पे 3 दिन का जो मंथन होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सी वैरायटी क्या चीज़ें हम लोग
कौन से इनपुट दें कि किसान की लागत कम हो और उत्पादन 2 गुना 3 गुना हो, जिससे हम अन्न के क्षेत्र में, भंडारण के क्षेत्र में इस देश को आगे बढ़ा सकें और देश अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। और क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही, 47 की आबादी को देख करके हमको ये प्रोजेक्ट बनाना है। उस प्रोग्राम के लिए आज 3 दिन का कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम आज शुरू हुआ है और मुझे उम्मीद है कि नई टेक्नोलॉजी निकल के आएगी, नई यहाँ से संस्कृतियाँ जाएंगी। कृषि के क्षेत्र में हम लोग उन संस्कृतियों को लेकर के रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे और उसका किसानों के बीच प्रसार करके इनकम को 2 गुना 3 गुना बढ़ा करके आवश्यकता आने वाले भविष्य की आवश्यकताओं के खाद्यान्न की निश्चित तौर पर पूर्ति करें। मेरा नाम लोपा मुद्रा है, मैं केयू लुधियाना से आई हूँ और मुझे सेशन बहुत अच्छी लगी। मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन मोबिलाइजेशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। और सर का मतलब कुछ एग्जाम्पल्स वो ऐसा लगा कि हाँ लाइफ में हमें बहुत इंफॉर्मेटिव भी था और बहुत आगे हमें हेल्प भी करेगा। जी बताएं। हाँ, मैं कोटा से आई हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चमनदीप है। मैं SMS के कोर्स पे हूँ कोटा सवाई माधोपुर केवीके में। और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें ये अच्छा लगा कि इसमें जो नई एग्रीकल्चर, जो भी नई टेक्नोलॉजीज फार्मिंग को, जो नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चेंजेस लाने चाहिए, उसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस किया गया है कि हम जो भी पुरानी पद्धति को हम अपना रहे हैं उसके अंदर दोबारा रीथिंक किया जा रहा है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में हम केवीके में वर्कर हैं तो हम जान रहे हैं और हम यही देखते हैं कि वो काफ़ी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए भी। तो और भी कई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसका वो अच्छे से यूज़ कर सकते। Myself Sahitya, I am from Telangana state and I'm pursuing my PhD in MPAT Udaipur. I'm a PhD scholar and I'm here to know some techniques of sustainable agriculture and development. इसके लिए मैं आई हूँ। आप भी बोलो। नहीं, मैं वाइट नहीं दे सकती, मैं केवीके में दे आई हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आए? यहीं से। अच्छा। आप कहाँ से आए? यहीं से। हाँ, नहीं बोलो ना, इसमें क्या है, आप भी बोलो। नहीं, कैसा लगा आपको प्रोग्राम, वो बताओ। जी, आपका क्या नाम है, क्या कहाँ से बताओ। My name is Lakshita Chauhan. I'm pursuing my PhD in this department, in the Department of Extension Education from Rajasthan College for Agriculture MPAT. And this conference is nice. The management is good. Thank you. मेरा नाम अभिलाषा गहलोत है। मैं राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक्सटेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। और मुझे इस कॉन्फ्रेंस में सबसे अच्छी बात ये लगी कि सारे जितने भी वैज्ञानिक, जो भी मेन चीफ गेस्ट वगैरह आए थे, उन सब ने हिंदी में बात करी, सब कुछ हिंदी में समझाया, जिससे कि किसानों को भी सारी चीज़ें समझ में आएंगी और उनको भी पता चलेगा इस कॉन्फ्रेंस में असलियत में वो किस बात पे हो रही है और किस मुद्दे पे चर्चा हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद मंडवकर है। मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, इन सर्विस कैंडिडेट हूँ, महाराष्ट्र में सर्विस करता हूँ। यहाँ जो भी कॉन्फ्रेंस हुआ है बहुत अच्छा महसूस हुआ। सभी जो टॉपिक्स है वो रिलेवेंट है आजकल के हिसाब से, तो उसके ऊपर जो भी रिकमेंडेशन आएगी वो फार्मर के हिसाब से बहुत अच्छी रहेगी और उसका फ़ायदा आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सभी जो महानुभावों ने यहाँ जो बातें कही है वो 2027 तक 27 तक क्या पोजीशन रहेगी इंडिया की, उसी हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है। उस डेवलपमेंट का फ़ायदा फार्मर कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा। को कैसे मोबिलाइज करें, बड़ा मुश्किल काम है सबसे बड़ा। यही तथ्य लेकर के हम लोगों ने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए, जागरूकता के लिए हम क्या कर सकते हैं। कहते हैं मार्केट नहीं है, एफपीओ की बात करते हैं, कितने लोग जाएंगे, पता नहीं हम भी जी सकते हैं इतने समय, नहीं क्लोनिंग की जरूरत पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ कि 2047 का रोड तय हो गया है, इसलिए आप ये सोसाइटी जो है इनका बहुत महत्व होता है। ये इंडिपेंडेंट थिंक टैंक होता है, या किसी यूनिवर्सिटी के या किसी स्कूल के बारे में चर्चा करने की बात नहीं है। ये आपको इंडिपेंडेंट साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड जानकारी लोगों को देनी है, खास करके नए विषयों में। किसान की समस्या है, बड़ी चर्चा हुई इसके बीच में। आप लोग बैठ जाइएगा, बैठ जाइए आप, अच्छा रहेगा, थोड़ी देर बैठ जल्दी चलेंगे। तो इसमें ये सोसाइटी, मुझे सौभाग्य है देश का, मैं भी प्रतिनिधित्व जब करता था, मुझे आप लोगों को 6 साल लगे फार्मर राइट, उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती थी, हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती थी। क्यों फार्मर राइट? वो चाहते थे कि सीड फ्रेश खरीदे हमेशा फार्मर, हमने कहा नहीं खरीदेगा, इंडिया में नॉट प्रिविलेज दे देगी। प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज है कि ठीक है, नहीं कर्नाटक में मैं फूल दे रहा हूँ आपको, खुश रहो, पर इसको दूसरे को नहीं देना।
ये प्रिविलेज है। तो राइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितनी साइंस जाती है उसमें, वो चीज भी आपको जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिशत ये ध्यान रखिए, वहां एक चीज कहते हैं वहां पे, लंच इज फ्री, याद रखना इस चीज, नो लंच इज फ्री। किसी यूनिवर्सिटी के या किसी स्कूल के बारे में चर्चा करने की बात नहीं है, ये आपको इंडिपेंडेंट साइंस बेस्ड एविडेंस बेस्ड जानकारी लोगों को देती है, खास करके नए विषयों में। किसान की समस्या है, बड़ी चर्चा हुई इसके बीच में। आप लोग बैठ जाइएगा, बैठ जाइए आप, अच्छा रहेगा, थोड़ी देर बैठ जल्दी चलेंगे। तो इसमें ये सोसाइटी है, इसका क्या हल हो सकता है, उसमें सरकार को मदद मिलती है। मैं मंच पर आमंत्रित है, मैं आग्रह डॉक्टर अरविंद वर्मा जी से वे अपने हाथों से, मैं आग्रह करूँगी डॉक्टर पी के जी, डीन सीटी और डीन सीसीएस कृपया पधारें। और मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर राष्ट्रीय उपाध्याय, डॉक्टर सत्यप्रिय आमंत्रित हैं, डॉक्टर अरविंद वर्मा जी सभी आपकी सूचना का साथ देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। नहीं जैसे प्रेस वाले आए हुए कोई